चलिए, तो आज हम लोग दूसरा ये क्लास आपका चल रहा है केमिस्ट्री का पहला क्लास। आप अच्छा से देख लीजिए बाबू मेरे रसगुल्ले। देखिए इस क्लास में क्या है, आज हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोग का नियम, जो काफ़ी मस्ट भी आई है। पहला है पदार्थ की अनुस्वारता का नियम। तो आपको बता दें कि ये नियम 1774 ईस्वी में लेबोजियर ने दिया था। लेबोजियर या लाभवाजी भी इसका नाम है। ये वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे। इन्हें केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। इस नियम को जानते हो और क्या कहा जाता है? इस नियम को और कहा जाता है पदार्थ के संरक्षण का नियम। पदार्थ के संरक्षण का नियम, संरक्षण। अब आप ही बताइए कि पदार्थ के संरक्षण का नियम का मतलब हुआ कि इसमें पदार्थ संरक्षित रहता है, पदार्थों का कोई नाश नहीं होता। इस वैज्ञानिक ने इस बात में क्या बताया, यही मेन बात याद करना है। इन्होंने बताया कि जितने अभिकारक होते हैं, अभिकारक का जो भार होता है वह प्रतिफल के भार के बराबर होता है। प्रतिफल के भार के क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें परमाणुओं का नाश नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? परमाणुओं का नाश नहीं होता है। अगर बताइए कि कोई भी चीज़ जब आपस में बराबर है तो इसका मतलब कि उसमें परमाणुओं का कोई नाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाश। देखते हैं, एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं आप लोग कि परमाणुओं का नाश नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे में H+Cl से रिएक्शन कराएंगे, बनेगा HCl। अब बताइए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, H2 और Cl2 करते थे, यहाँ 2 कर देते हैं। दोनों ओर का भार निकालिए, भार निकालेंगे तो आपका बराबर आएगा। इधर का मान लीजिए कि 35 दूनी 70 और 2, इसका एगो का 35 होता है, 2 है तो 70 ग्राम, और इसका जो होगा 2 ग्राम, तो टोटल हो गया 72 ग्राम। और इधर आएंगे तो मान लीजिए ये दोनों का कितना हो गया 2, और इसका जो हो जाएगा माने कि 35 है 1 36 ग्राम, तो 36 दूनी 72 ग्राम हो जाएगा। और इसका भी 70 और 2 कितना 72 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या नहीं है, इसमें परमाणुओं का नाश नहीं हो रहा। सिंपल सी बात हम लोग समझ लिए। तो याद कर लीजिएगा, यह नियम 1774 में लेबोजियर ने दिया था। दूसरा बात कि इसे पदार्थ के संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। इस नियम में लेबोजियर ने बताया कि अभिकारक का कुल भार, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल भार प्रतिफल के कुल भार के का होता है? बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का नाश नहीं होता है, केवल उसका बदलाव होता है, रूपांतरण होता है। ऐसे नियम को हम लोग कहते हैं पदार्थ की अनुस्वारता या संरक्षण का नियम। फिर से तो ये प्रश्न आएगा कि 1774 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेबोजियर ने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, परमाणु बेकार नहीं होते। जितने अभिकारक में परमाणु होते हैं उतने प्रतिफल में भी परमाणु होते हैं। यानी अभिकारक का कुल भार जो होता है प्रतिफल के बराबर होता है, जिसे पदार्थ की अनुस्वारता का नियम कहते हैं। आपने अच्छा से समझ गए होंगे, वीडियो को आगे पीछे करके बार बार आप लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको भी याद कर लेंगे तो ये काफ़ी है। चलिए बाबू, तो आगे हम लोग बढ़ते, एक एक नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या नियम है देखते हैं। चलिए, अब इसका जो दूसरा नियम है क्या है, इसी को हटा देते हैं, इसी को कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम। कौन नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। ये बात है, इसको भी हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब समझिए दूसरा आ गया। स्थिर अनुपात का नियम का मतलब होता है लॉ ऑफ स्थिर। स्थिर का मतलब होता है श्योर, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट, निश्चित।
प्रोपर्शन, प्रोपर्शन माने अनुपात होता। ये नियम जो आया था 1799 ईस्वी में प्राउस्ट वैज्ञानिक ने दिया था, याद कर लीजिएगा। कौन वैज्ञानिक? प्राउस्ट। ये भी प्राउस्ट कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक थे बाबू? फ्रांस के वैज्ञानिक थे प्राउस्ट। अगली बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया, यही तो याद करना है। इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व जैसे H और O आपस में जब रिएक्शन करता है तो बनाता है H2O। ये यौगिक बना लिया। क्या बना लिया? यौगिक। अब इस यौगिक को थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं ताकि 2 कट जाएगा। तो इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व भार के विचार से संयोग करते, किस विचार से? और इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन कटाएंगे तो 2 8 16 1 अनुपात 8 आएगा। कहीं का पानी उठाइएगा, जल उठाइएगा तो 1 अनुपात 8 आएगा। इनका कहना था कि तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। बस। तो 1799 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने बताया कि 2 से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं या संयुक्त रहते हैं। इस नियम को हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अगला बात है बाबू, तीसरा जो है ये है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल इसको ला बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये नियम जो आया था 1803 ईस्वी में, बहुत एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम है डाल्टन, आगे पढ़ेंगे डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जैसे 2 तत्व आपस में रिएक्शन करके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ये कार्बन से फिर रिएक्शन कर दिया, बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मान लीजिए बना लिया, आगे बना लेंगे। तो इसका अगर देखेंगे भार तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। इसका भार कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो हम लोग इसको आगे भी चाहेंगे तो कटा सकते हैं। 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 यानी 3 अनुपात 4। इसको भी आगे कटा सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 8 32 यानी 3 अनुपात 8। और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या CO3 बना सकता है। तो 12 अनुपात कितना? इसका 16 तिया 48। फिर इसको भी अगर कटाएंगे तो आएगा 3 अनुपात कितना? 16। तो इन्होंने क्या बताया, देखिए विचार कीजिए। इन्होंने बताया कि अगर 2 तत्व जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक तत्व का जो भार होता है निश्चित होता है और दूसरे तत्व का भार गुणित होता है। गुणित माने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी मतलब 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, मतलब ऐसे 4 के पहाड़ा देखिए पढ़ते हैं तो हम लोग का गुणित लग रहा है। ऐसे चढ़ती है तो 12 होगा, कटा के देखते हैं, यहाँ मिस्टेक हुआ है। चढ़ती है 12, आई 4 से कटाएंगे तो बरचौ के 48 होगा। देखिए यही मिस्टेक हुआ था बाबू, सॉरी आप लोगों से। 4, 4 दूनी 8, चढ़ती हैं 12, चौचे की 16 मतलब आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि ये वैज्ञानिक ने बताया 1792 मतलब 1803 ईस्वी में। तो आप क्या याद करेंगे कि डाल्टन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक डाल्टन ने 1803 में बताया कि जब 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक तत्व का भार निश्चित होता है और दूसरे तत्व का जो भार होता है एक गुणित अनुपात होता है। गुणित अनुपात का मतलब इसका अनुपात आ जाएगा 4 अनुपात 8 अनुपात 12 यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। एक गुणित अनुपात होता है, मतलब एक गुणा में होता है। इस नियम को हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या समझे? आपने दिमाग से सोचो ना, क्या पढ़ते हो तुम। इन्होंने क्या बताया कि जब 2 तत्व आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसमें एगो का फिक्स रहेगा ससुरा और दूसरा है कि बदलते रहेगा, वो भी बदलेगा। ये नहीं कि 4 पहले एक ही बार आ जाएगा 12 ना, एक मतलब अनुपात में होगा, माने 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, एक गुणित अनुपात एक सिस्टम में होगा। तो उसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। अपनी भाषा में लिख सकते कि जब 2 तत्व अभिक्रिया करेला
तो एगो तत्व का जो अनुपात होता है भार फिक्स होता है और दूसरे का भार बदलता है, वो भी किस अनुपात में बदलता है? तो गुणित अनुपात में बदलता है। बता दीजिएगा, गुणित अनुपात में बदलता है। इस नियम को हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अगला आ गया चौथा आपका, चौथा बाबू आ गया व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको इनवर्स लाभी या रेसिप्रोकल कहते हैं, अनुपात का नियम। ये बात तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है 1792 ईस्वी में रीचर वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन वैज्ञानिक है? रीचर। याद कर लीजिएगा, रीचर वैज्ञानिक ने 1792 ईस्वी में दिए थे। और इसमें उन्होंने क्या बताए थे? देखिए उन्होंने क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है। मेन तो यही है ना। उन्होंने बताया कि अगर तीन तत्व मान लीजिए ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तीन तत्व, कितने तत्व आपस में रिएक्शन कर रहे हैं? तीन। तो इसको तनी और बड़ा बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर तो मान लीजिए ये बनाएगा CO2, ये बनाएगा CH4 और ये क्या बनाएगा, यही तो ज्ञात करना। अगर इसको देखिएगा तो 12 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 4 कार्बन होगा। कार्बन का भार होता 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 4 है तो 4 ग्राम। इसका होगा कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अब इसको कटाइएगा, हमको लगता है इसका रेशियो कितना आया? तो 12:4 कटाइएगा तो चरती आई 12, 4 से 4 यानी 3:1 आएगा। ये हो रहा। इसको जब कटाइएगा तो चरती आई 12, 4 के 16 यानी 3 कितना आएगा? 4 आएगा। ये दोनों में क्या देख रहे, एक तो फिक्स हो रहा है ना, तो एक मतलब इसका अनुपात कितना आएगा, किस अनुपात में बनेगा, यानी H2O बनेगा, यानी 1 कितना होगा? चरती आई 12, 4 के 16। CO2 है ना जी, एगो का 16 दूनी 32 होगा बाबू, सॉरी, दूगो एगो का 16 होता है तो 16 दूनी 32, 8 बार में कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो फिक्स है लेकिन एगो जो है बदल रहा है, तो इसका रेशियो होगा 1:8। बिना निकाले बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि जब दो अलग अलग तत्व जब एक ही तत्व से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों तत्व में, माने अपनी भाषा में क्या इसकी परिभाषा दी जाए कि कौगो तत्व, दो तत्व जब एक ही तत्व से अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों तत्व भी उसी अनुपात में अभिक्रिया करते हैं जिस अनुपात में अभिक्रिया किए थे। जिससे अभिक्रिया किए थे 3:1 और 3:8, तो ये भी आ गया 1:8, क्योंकि 3 से 3 आपका कट जाएगा तो 1:8 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं का व्युत्क्रम अनुपात का नियम। बहुत सारे बच्चों को ये लिखने नहीं आएगा तो सुन लीजिए, बोल देते हैं, लिख लीजिए। 1792 ईस्वी में रीचर वैज्ञानिक ने बताया कि दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों तत्व भी आपस में उसी अनुपात में अभिक्रिया करते हैं जिस अनुपात में वे यौगिक बनाते हैं। जैसे जिस अनुपात में यौगिक बनाए हैं उसी अनुपात में ये भी अभिक्रिया करेंगे। तो अब और आपको दिमाग तेज है, आप अच्छा जानते हो, इससे और अच्छा बनाओ परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। पांचवा है बाबू गेलुसाइक का नियम। किसका नियम? गेलुसाइक का नियम। काफ़ी VVI नियम है। ये वैज्ञानिक जो नियम दिए थे 1809 ईस्वी में इनका नियम प्रकाशित हुआ। खुद गेलुसाइक ने ही दिए थे। गेलुसाइक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ये भी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। इन्होंने कहा कि अगर दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाते हैं जिसे ACl, ये जो नियम है ध्यान दीजिएगा, ये गैस के आयतन से संबंधित है। गैस के आयतन से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत VVI है। 1 नंबर बता ले जाओगे
कि गैलियोसाइक का नियम किससे संबंधित है? ठोस के लिए, द्रव नहीं, ठोस के लिए नहीं, द्रव के लिए नहीं, गैस से संबंधित है। तो ये गैस के आयतन से संबंधित, उन्होंने बताया कि जब दो गैस या दो से अधिक गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, करके एक यौगिक बनाते हैं, तो उसका आयतन हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। जैसे इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ कोगो हाइड्रोजन का अणु है 1, तो इसका 1 आयतन हुआ। इसमें क्लोरीन गैस के कुछ नहीं तो कितना है 1, तो इसका 1 आयतन होगा। इसका भी, इसका गैस का आयतन होगा। इसमें एसीएल कोगो है 2 है, तो इसमें 2 आयतन हो गया। कितने आयतन होगा? 2 आयतन। अब देखिए इसका अगर अनुपात निकालिएगा आयतन का, तो अनुपात कितना आएगा? 1:1:2। ये कैसा अनुपात है मेरे शेर? तो सरल अनुपात है। कैसा अनुपात है? सरल अनुपात। तो बताइए, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। गैलियोसाइक ने 1809 इसमें बताया कि जब 2 गैस या 2 से अधिक गैस आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल के आयतन का जो अनुपात होता है हमेशा एक सरल अनुपात होता है, एक छोटा अनुपात होता है, जिसे गैलियोसाइक का नियम कहते हैं। और गैलियोसाइक का नियम किससे संबंधित है? याद रखिएगा, गैस के आयतन। इसीलिए इसे गैलियोसाइक के आयतन संबंधी नियम भी कहा जाता है। बहुत सुंदर, आपको मज़ा आ रहा होगा एकदम पढ़ने में, क्या कि समझ में आता होगा तो अच्छा लगेगा। 6वां नियम है बाबू एवोगाड्रो का नियम। इतालवी वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो वैज्ञानिक ने दिए थे 1811 में। कौन वैज्ञानिक? एवोगाड्रो। इन्होंने बताए थे कि अगर किसी भी गैस का जो आयतन होता है उसको 1 मोल कहते हैं, और 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है 6.023 या 22×10⁻23 इसमें कण होते हैं या अणु होते हैं या इसमें परमाणु होते हैं। परमाणु, इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो वैज्ञानिक ने बताया कि अगर किसी भी पात्र में अगर दाब और ताप समान है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 गो बर्तन है, मान लीजिए 3 गो बर्तन, और तीनों बर्तन में दाब और ताप समान है, इसमें गैस की मात्रा बराबर है, तो अगर इसमें क्या होगा, जो अणु या परमाणुओं की जो संख्या होगा 6.023×10⁻23 होगा। यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं, अणुओं या कणों की संख्या 6.023×10⁻23 होता है, जिसे एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा से आप लोग याद कर लिए। 6 नियम आपको बताए। ये 6 नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। 6 को अच्छा से लिख कर खूब मज़े से याद कर लीजिएगा। आपके हर कॉम्पिटिटिव या हर चीज़, देखिए जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए, रात दिन संघर्ष कर। आपको क्या पता है, जिसने आज सफल हुआ है वो अकेला होकर कितना मेहनत किया होगा। वह दिखता नहीं है मेहनत, लेकिन ये बहुत अकेला होता है। और जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपके अंडर में, आपके आसपास बहुत लोग काम करने लगेंगे। लेकिन ये तभी होता है जब आप उसको हासिल कर लेते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसको अच्छा से याद करना पड़ेगा। अब आगे हैं हम लोग, अगले टॉपिक की ओर आते हैं, जो काफ़ी VVI है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का कौन सा सिद्धांत? परमाणु सिद्धांत। काफ़ी VVI है ये। इसको बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ डाल्टन एटम। चलिए, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये खुद डाल्टन ने दिए थे। पहला बात याद कर लीजिएगा, अच्छा ले बता देते हैं, ये सिद्धांत किसने दिए थे? डाल्टन ने। अब दूसरा बात, ये सिद्धांत किसके विषय में दिए थे? एक विषय होता है कि किस चीज़ के बारे में,
तो ये परमाणु के बारे में सिद्धांत दिए थे। किसके बारे में? परमाणु, एटम के बारे में सिद्धांत दिए थे। और ये खुद जो डाल्टन थे एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे, और ये इंग्लैंड के शिक्षक थे। कहाँ के? इंग्लैंड। दूसरा बात, ये जो नियम दिए थे, टोटल इनका नियम प्रकाशित हुआ था 1809 ईस्वी में ये नियम दिए थे। तो आप 3 बातें याद कर लीजिए। डाल्टन एक बहुत ही मशहूर शिक्षक प्रोफेसर थे, वह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1809 ईस्वी में परमाणु के बारे में कुछ बताया, कुछ सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अब बात रहा कि डाल्टन ने क्या क्या सिद्धांत दिए, तो इसको चलिए याद करते हैं हम लोग खूब मज़े से। डाल्टन का जो सिद्धांत था, पहला सिद्धांत था बाबू, याद कर लीजिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ को अगर तोड़ेंगे तो अणु बनेगा, और अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा, परमाणु, और परमाणु को तोड़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। यानी परमाणु जो है अविभाज्य होता है, अब इसके आगे टुकड़ा नहीं कर सकते, ये बात, अविभाज्य होता है। तो पहला नियम याद हो गया डाल्टन का। डाल्टन ने अपना एक, डाल्टन ही पहला वैज्ञानिक रहे जो परमाणु के बारे में बताए। तो परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि पदार्थ को तोड़ने पर अणु बनता है, और अणु को तोड़ने पर छोटे छोटे कण बनता है, जिसको परमाणु कहते हैं। और परमाणु को अब हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते, ये अविभाज्य होता है, मतलब नॉन डिवाइजर होता है, इसको तोड़ नहीं सकते अब आगे। तो पहला नियम हो गया कि डाल्टन ने बताया कि पदार्थ के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं, जिसको अब विभाजित नहीं कर सकते, यानी परमाणु अविभाज्य होते हैं। इनके पूरे सिद्धांत में यही सबसे बड़ा सिद्धांत है कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। दूसरा बात इन्होंने क्या बताया, अगर एक ही तत्व का परमाणु है, जिसे मान लीजिए यहाँ H2 लिख रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो बाबू 2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। तो क्या ये 2 परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, तो क्या इसका भार अलग अलग होगा? क्या इसका आकार अलग अलग होगा? तो इन्होंने कहा नहीं होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो दूसरा बात इन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, जिसे सल्फर के 8 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इन्वायरमेंट में परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, कई गो परमाणु पाए जाते हैं, जिसको अणु कहते हैं। तो ये जो हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो एक मतलब किसी तत्व के सभी परमाणुओं का जो भार होता है, यानी द्रव्यमान और आकार एक समान होता है, सदृश होता है, यानी आपस में बराबर होता है। तो ये दूसरा बात हो गया। तीसरा नियम इन्होंने बताए थे, अगर अलग अलग परमाणु रहेंगे, जिसे मान लीजिए ये NaCl में अलग अलग, एगो सोडियम के परमाणु है, एगो क्लोरीन, तो इसका भार दोनों का अलग होगा, और इसका आकार भी अलग अलग होगा। यानी अलग अलग परमाणुओं का भार और आकार भी क्या होता? अलग अलग होता है। लेकिन एक ही तत्व के जो परमाणु रहते हैं, उनका द्रव्यमान, भार, आकार, साइज, रूपरेखा, बनावट, सब चीज़ एक जैसा होता है। लेकिन अलग अलग अगर परमाणु रहेंगे तो उसका आकार, आकृति, वही बात हुआ, द्रव्यमान, सब अलग अलग होता है। तो ये तीसरा नियम हो गया इस सिद्धांत का। चलिए, तो अभी तक बताइए कि डाल्टन का कितने सिद्धांत आप लिख सकते हो बाबू। कॉपी लेकर पढ़ाई कीजिए, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे तो और कहीं पढ़ रहे तो इसको अच्छा सिस्टम से पढ़ें। डाल्टन ने पहला नियम क्या बताया कि पदार्थ के सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं, जिसको अब तोड़ नहीं सकते, यानी परमाणु अविभाज्य होता। दूसरा कि एक ही तत्व के परमाणुओं का आकार, भार, रूपरेखा क्या होता है? बराबर होता है, सदृश होता है, एक समान होता है। अलग अलग परमाणुओं का भार, आकृति क्या होता है? अलग अलग होता है। चौथा बात इन्होंने बहुत मज़ेदार बात इन्होंने बताए कि 2 तत्व आपस में मिलकर
2 से अधिक यौगिक बना सकता है। ये नहीं कि एक ही यौगिक बनाएगा, बहुत अधिक यौगिक बना सकता है। तो 2 तत्व आपस में मिलकर देख रहे हैं ना, 3 गो यौगिक बना दिया। तो 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर 1 से अधिक यौगिक बना सकता है, ज़्यादा यौगिक बना देगा। 5वां बात इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भी तत्व यौगिक बनाते हैं तो उनके जो परमाणु होते हैं हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। तो जैसे में देखिए यहाँ 2:1 होगा, CO2 होगा तो 1:2 होगा, क्योंकि एगो कार्बन है और 2 गो ऑक्सीजन है। यानी जब तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो वह यौगिक में जो परमाणु होते हैं किस अनुपात में होते हैं, तो जो परमाणु होते हैं वो हमेशा सरल अनुपात में पाए जाते हैं। किस अनुपात में? सरल अनुपात में। तो ये 5 नियम डाल्टन का याद कर लीजिएगा बाबू। कौन कौन 5 गो नियम है मेरे सिर? पहला नियम, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, कि अगर यौगिक जो बनेगा तो यौगिक में परमाणु किस अनुपात में रहते हैं? सरल अनुपात। चलिए बहुत सुंदर। तो ये बहुत VVI है और हमको विश्वास है कि आपको याद हो गया इतनी सरल तरीका से। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब डाल्टन के दोष। डाल्टन के का दोष, डिफेक्ट ऑफ डाल्टन। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष, डाल्टन के दोष नहीं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का क्या दोष है? पहला दोष है कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु को आगे तोड़ नहीं सकते, लेकिन आगे चलकर इसको परमाणु को तोड़ा गया। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है, जिसको विभाजन नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य कण होता है। लेकिन आगे चलकर परमाणु को लेकिन आगे चलकर इस परमाणु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पहला बहुत बड़ा दोष निकला इनका। इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इसका विभाजन किया, इसका टुकड़ा किया और बताए कि डाल्टन जो बताए थे वह सत्य नहीं है, मिथ्या है, गलत है। तो पहला दोष हो गया। इनका दूसरा दोष था बाबू कि इन्होंने समस्थानिक के बारे में नहीं बताए थे, कि इन्होंने संभारी के बारे में नहीं बताए थे। अगला बात, इन्होंने परमाणु के बारे में व्यापक जानकारी नहीं दिए थे। परमाणु के बारे में व्यापक जानकारी नहीं दिए थे। तो बस ये 4 दोष याद। पहला दोष, डाल्टन ने बताया कि कण जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, जो ऐसा नहीं होता है। दूसरा, डाल्टन ने समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, संभारी के बारे में नहीं बताया और परमाणु के बारे में व्यापक जानकारी नहीं दिया। आगे चलकर समझेंगे, आपके दिमाग में आता होगा सर समस्थानिक संभारी क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा। खूब मज़े से इसको पढ़िए, अपने मित्रों के पास एप्लीकेशन को शेयर कीजिए, जहाँ भी देख रहे हैं इसकी प्रचार कीजिए, एक सहयोग कीजिए।